जितनी देर में बाकी लोग ज्वाइन करेंगे, अभी आप जो पिछली क्लास के हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं? आ गए हैं। जी सॉरी, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। शाम जरा गरज के बोला है, पता चला है कि आवाज क्लियर। जी अभी कोई पिछली क्लास में से आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले वो पूछ लें, फिर हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर ये जो एरर वेरिएंस के अंदर फ्लक्चुएशंस ऑफ मूड और परमानेंट पर्सनैलिटी की एग्जांपल गिवन है, सर ये समझ नहीं आई है किस तरह ट्रू वेरिएंस और एरर वेरिएंस है। असल में ये देखते हैं कि जहाँ पे वेरिएंस आना मकसूद था, जहाँ पे ज़रूरी था कि वेरिएंस आता, जैसे आप अगर मेडिकल साइंस से एग्जांपल लें तो आपने टेम्परेचर चेक किया और टेम्परेचर 104 था। अब आपने 4 पैरासीटामोल खाई हैं और उसके बाद आप दोबारा टेम्परेचर चेक करें आधे घंटे के बाद, तो आपका टेम्परेचर 98 हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि थर्मामीटर अनरिलायबल है। हालांकि वेरिएंस इतना ज़्यादा आ गया, पहले उसने 104 बताया था, अब उसने 98 बताया है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंस आना था, ये डिजायर्ड था, रिक्वायर्ड था। तो अब ये जो वेरिएंस है दैट इज ट्रू वेरिएंस। ट्रू वेरिएंस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। जहाँ पे हम सर साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर अभी हमें आईडी की तरफ आता हूँ। सर आईडी और पासवर्ड बता दें, क्योंकि लिंक कुछ लोगों ने लैपटॉप के जरिए आना है, तो वो लिंक कैसे पेस्ट करेंगे? उससे ओपन नहीं हो रहा। जी सर, थैंक यू। जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर शेयर कर दी है। जी सर शुक्रिया। आईडी और पासवर्ड। जी ओके सर। जी, तो मैं बता रहा था कि आप लोग जब साइकोलॉजिकल टेस्ट की हम यही बात करते हैं, तो जहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस को देखना था, फ्लक्चुएशंस को मेजर करना था, और हमें पता था कि फ्लक्चुएशंस आनी है। आपने मूड स्टेबिलिटी या मूड फ्लक्चुएशन को चेक करने वाला टेस्ट रजिस्टर किया है। मूड आपको पता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा है, तो उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी, आपके टेस्ट रिजल्ट्स वेरी करेंगे। वो जो वेरी कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई प्रॉब्लमेटिक टेस्ट है और वो रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो वेरिएंस आ रहा है, वो जो वेरी कर रही हैं आपकी फाइंडिंग्स, वो ट्रू वेरिएंस है। हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या होता है? एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस क्लासिकली आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर पर्सनालिटी ट्रेड्स आप मेजर कर रहे हैं तो वो तो 15 दिन 20 दिन में चेंज नहीं हो जाती ना। इवन आपको इंटरवेंशन भी दें तो वो चेंज नहीं हो जाएंगी। तो फिर अगर आपके रिजल्ट्स में पहले और सेकंड टाइम वाले रिजल्ट में फर्क आता है, वेरी करता है तो वो वेरिएंस ट्रू वेरिएंस नहीं होगा, एरर वेरिएंस होगा। और एरर वेरिएंस पे हमने काम करना होता है, हमने आइटम एनालिसिस करना है, हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से हमारे रिजल्ट्स वेरी कर रहे हैं। समझ आई जी बात? जी सर, थैंक यू। चलो, कोई एनी अदर क्वेश्चन? ओके चलें, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। आज हम इसकी टाइप्स स्टार्ट करेंगे रिलायबिलिटी की। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ
हैंडआउट्स की, अगर आपके पास हैंडआउट्स मौजूद नहीं हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जी अलीना, स्क्रीन शेयर नज़र आ रहा है सबको? जी सर, नजर आ रहा है। यस सर। टाइप्स में हम जाते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी सिंपली जैसे आपने डेफिनेशन में जो क्लासिकल डेफिनेशन इसकी डिस्कस की थी स्टार्ट में, तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि हम कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर कैसे देखते हैं कि जब एक टेस्ट को सेम इंडिविजुअल्स पे 2 दफ़ा एडमिनिस्टर किया जाता है डिफरेंट ओकेजन्स पे। आप एक दफ़ा टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, दूसरी दफ़ा फिर एडमिनिस्टर करते हैं और 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करके देखते हैं। तो डेफिनेशन में ये जो बात थी दैट वाज रिलेटेड टू बेसिकली टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। हम एक सैंपल पे जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, ये हमने याद रखना है कि वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव कैसे होता है, ये रिसर्च में आपने पढ़ा होगा कि उसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट कितने होने चाहिए और वो किस तरह का होमोजीनियस सैंपल होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे जब आप एक टेस्ट जो आपने न्यूली डेवलप किया है उसको एडमिनिस्टर करेंगे और कुछ गैप के बाद दोबारा उसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे। वो गैप कितना होगा? नॉर्मली हम ये कहते हैं कि मिनिमम 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए दरमियान में, 1 वीक से ज़्यादा, और आइडियली कहा जाता है कि मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा आप उसको एडमिनिस्टर कर लें। कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, क्राइसिस सिचुएशन पे ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको फ़ौरन से टेस्ट डेवलप करके फ़ौरन एडमिनिस्टर करके उसकी बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। कहीं पे कोई ज़लज़ला आ गया हुआ है, कोई और अफेक्टीज़ हैं किसी डिज़ास्टर के, तो आपने बहुत जल्दी काम करना है, तो फिर 1 हफ्ते वाली लिमिटेशन को भी हम बाज़ औक़ात वायलेट कर लेते हैं और 4 दिन के बाद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आइडियली सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1 हफ्ते के बाद होनी चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके सैंपल ही ऐसा है जो आपको 4 महीने से पहले दोबारा मिल ही नहीं सकता, तो फिर मजबूरी है, फिर हम उसको 4 महीने के बाद भी कर लेंगे। लेकिन आइडियल कंडीशन क्या है? 1 हफ्ते से लेके 3 महीने तक। तो नॉर्मली हम जब टेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो हम टेस्ट, रीटेस्ट 15 दिन के बाद दोबारा रीटेस्टिंग जो है वो कर लेते होते हैं। 15 दिन, 21 दिन, 2-3 हफ्ते के बाद हम ये एडमिनिस्टर करते हैं। हमने जब पहले एडमिनिस्टर किया तो हमारे पास स्कोर्स आ गए, सेकंड टाइम एडमिनिस्टर किया तो हमारे पास सेकंड सेट ऑफ स्कोर आ गया। तो आपको पता है कि जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स होने चाहिए। आप SPSS में दोनों स्कोर्स को एंटर करेंगे। सिंपल आप उसका कोरिलेशन प्रोडक्ट, सिंपली जो पियरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है वो आप रन करेंगे। आपके पास जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगी, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा, वो हमारा रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट होगा। वो हमें बता देगा कि ये आपके रिजल्ट्स कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं या नहीं। उनमें जो कंसिस्टेंसी है वो हमें 0.8 आइडियली चाहिए होती है। आइडियली ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम ये कहते हैं कि आपका टेस्ट 0.8 या उससे ज़्यादा कोरिलेशन कोएफिशिएंट शो करे। ये हमें पता है कि कोरिलेशन जो है वो -1 से +1 के दरमियान में आता है। वीक कोरिलेशन 0.25 उससे कम वाला बहुत वीक गिना जाता है। 0.75 एंड अबव वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन गिना जाता है। हम 0.5 से ऊपर वाले कोरिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन रिलायबिलिटी की जब बात होती है तो आइडियली हम 0.8 एंड अबव को ये कहते हैं कि बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है, ये कोएफिशिएंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर 0.7 भी हो तो भी वो एक्सेप्टेबल होता है। ये नहीं है कि 0.7 तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
जबकि प्रोजेक्टिव टेस्ट में 0.7 से कम भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिलायबिलिटी के थोड़े से ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 0.7 to 0.8 एक्सेप्टेबल है, और 0.8 से ज़्यादा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज़ आइडियल, बहुत अच्छा जो है वो होता है। आपकी टेस्ट रीटेस्ट जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस उसको अफेक्ट कर सकती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। वो जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट आपका आएगा वो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो सबसे पहले तो हम इंस्ट्रूमेंट को ही देखेंगे ना, जो हमने टेस्ट यूज़ किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी आइटम्स लोगों को समझ नहीं आ रही, वो उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे। अगर वो ठीक है तो कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जामिनर भी जो है वो वेरी करती है। आपने टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर किया, फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शंस कैसे दी, सेकंड टाइम कैसे दी। अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस में ही कोई कमी रह गई, आपने एडमिनिस्ट्रेशन टाइम अगर उसमें कोई लिमिट थी और वो आपने वायलेट कर दिया, आपने उसकी स्कोरिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम कर दी, आपने उसको एंटर करते हुए SPSS पे एंटर करते हुए आपने कोई एरर वहाँ पे छोड़ दिए, तो उस वजह से भी कोएफिशिएंट जो है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इसको भी हमें कंसीडर करना होता है कि हमारी तरफ से कोई एरर ना हो, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक हो। इसके साथ साथ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो एग्जामिनीज जिन पे आप टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो लोग कितनी मोटिवेशन से वो टेस्ट करते हैं, उनकी मोटिवेशन फर्स्ट टाइम कितनी थी और सेकंड टाइम जब एडमिनिस्टर किया उस वक्त कितनी थी। क्या वो उस वक्त थके हुए तो नहीं थे, फटीग इफेक्ट तो नहीं आ रहा था, क्या उस वक्त कोई ऐसा शोर, कोई ऐसी गर्मी, कोई ऐसी सर्दी जो कि उनके मूड को अफेक्ट कर रही हो, किसी वजह से वो जल्दी जाना चाह रहे हों और उन्होंने जल्दी जल्दी में टेस्ट जो है वो खत्म करने की कोशिश की हो। तो ये सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना होता है कि जिस तरह का माहौल हालात पहली टेस्टिंग कंडीशन में थे, सेकंड टेस्टिंग कंडीशन में भी वही हालात हों, ताकि इनकी वजह से हमारे टेस्ट स्कोर्स वेरी ना कर जाएं। इसके एडवांटेजेस अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल मेथड है, और नॉर्मली हम ऑलमोस्ट 90% जो स्टडीज़ हो रही होती हैं टेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, हम टेस्ट रिलायबिलिटी जो है उसकी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस सिंपली अगर आप एक टेस्ट आपने एडमिनिस्टर किया और सेकंड सक्सेशन उसकी जो है वो फ़ौरन से कर दी चंद दिनों के वक्फे से, तो आपके जो मटेरियल है उसको लोग याद करने में थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे कि पहले हमने क्या रिस्पांस दिया था, अभी हम क्या रिस्पांस दें, उसमें प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाएगा। उसमें जो है वो टाइम के हवाले से जो है वो आपने अगर प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से हो गई कि टाइम लिमिट आपने पहले कुछ और दी थी, सेकंड टाइम कुछ और दी थी, तो उस वजह से भी आपके लिए वो स्कोर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यंग चिल्ड्रंस के हवाले से आपको एक लिमिटेशन यहाँ पे मिलेगी। यंग चिल्ड्रन जो इन्फेंसी में हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, उनकी डेवलपमेंटल चेंजेस बहुत रैपिडली आ रही होती हैं। वहाँ पे अगर आपने गैप को कंट्रोल ना किया, गैप आपने 2 महीने 3 महीने का भी रखा, तो वहाँ पे आपके स्कोर्स में वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि 15 दिन का गैप, उससे ज़्यादा हम ना करें। अगर वो टेस्ट डेवलपमेंटल चेंजेस के हवाले से कुछ चीज़ें मेजर कर रहा है, आपको पता है कि एक बच्चा आज अगर वो बोल नहीं पा रहा तो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो मामा पापा बैबल जरूर कर रहा होगा। वो महीने के बाद सिंपल वर्ड्स बोलने के काबिल हो जाएगा। वो 2 महीने के बाद एक 2-3 वर्ड्स का सेंटेंस बोलने के काबिल हो जाएगा। तो अगर आप लैंग्वेज के ऊपर कोई टेस्ट आपने डेवलप किया है तो अब आपको पता है कि 2-3 महीने में इतनी सारी चेंजेस आ जाएंगी जो कि नॉर्मली एडल्ट्स में इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आती। तो वहाँ पे गैप को हमने बहुत ज़्यादा कंसिडर करना होता है, उसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड ये है। टाइम कंज्यूमिंग भी अगर आपको सैंपल की तरफ से कोई लिमिटेशन है कि इतने टाइम से पहले आप उसको मीट नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर आप उनको 15 दिन के बाद रीटेस्ट कर सकते हैं तो वो उसको भी इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद है जी अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अल्टरनेट फॉर्म में हम 2 टेस्ट एक्चुअली बनाते हैं, एक ही नेचर के, एक ही तरह के, एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए।
आप सिंपली ये सोच लें, जैसे आपने टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश की, एक टेस्ट आपने डेवलप किया था और 2 मौकों पे उसका एडमिनिस्टर करके उसकी रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश कर दी। अगर आप अल्टरनेट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप ये जहन में रखेंगे कि हमने एक टेस्ट नहीं बल्कि 2 बनाने। आप आइटम पूल जब बनाते हैं उस आइटम पूल में आइटम्स इतनी रख लेते हैं कि इनको डिवाइड कर दिया जाए 2 हिस्सों में, या आप आइडियली पहले से ही अलग अलग फॉर्म जो है वो डेवलप करते हैं, एक जैसी आइटम्स उनमें आप जो है वो रखते हैं। वो 2 फॉर्म्स जो आपने डेवलप किए होते हैं उन 2 फॉर्म्स को आप एक सैंपल पे एडमिनिस्टर करते हैं और दोनों फॉर्म्स पे जो उसी सैंपल के स्कोर्स हैं उनको आपस में कोरिलेट कर लेते हैं और वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट बता देते हैं। अब इसमें आइडियली हम ये करते हैं कि आपने जो 2 फॉर्म बनाए थे वो एक फॉर्म आप अभी एडमिनिस्टर करें और बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी में कुछ टाइम के बाद उस टेस्ट को दोबारा करते थे, वैसे ही अल्टरनेट फॉर्म में भी हम जो दूसरा फॉर्म है उसको कुछ टाइम के बाद, वही 15 दिन के बाद हम दोबारा एडमिनिस्टर करें तो दोनों के जो स्कोर्स हों उनको आपस में कोरिलेट करके देखें। अगर आइडियली हम यही कंडीशन फॉलो करते हैं तो ये जो स्कोर कोएफिशिएंट हमें मिलेगा ये एक्चुअली हमें 2 तरह की स्टेबिलिटी देगा। एक कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज जो कि पहले हमें मिल रही थी टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी में भी, और दूसरी हमें टेम्पोरल स्टेबिलिटी भी देगा। जैसे कि टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी हमें टेम्पोरल स्टेबिलिटी दे रही थी। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम टू टाइम आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आती है। एक टाइम पे आपने एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया है फिर कुछ टाइम के बाद किया है तो इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सेज भी आपके कंसिस्टेंट रहते हैं सब्जेक्ट्स के, पार्टिसिपेंट्स के, और टाइम के चेंज होने से भी एक खास वक्त गुजरने के बावजूद भी उनके रिस्पॉन्सेज चेंज नहीं होते। तो टेम्पोरल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपको दोनों फॉर्म एक ही मौके पे एडमिनिस्टर करने पड़े तो उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। थोड़ा सा चंद घंटों का वक्त दे के आप दूसरा फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में वो फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी मिलेगी, आपको जो स्कोर जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज बता रहा होगा, टेम्पोरल स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको असल में नहीं मिल सकेगी। तो ये उसमें लिमिटेशन रह जाएगी। आपने जो 2 फॉर्म्स एडमिनिस्टर करने हैं उन 2 फॉर्म्स को एडमिनिस्टर करने से पहले आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी हैं जब आप डेवलप कर रहे होंगे, ये फॉर्म बना रहे होंगे टेस्ट, कि उनकी आइटम्स एक जैसी हों, नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी सेम। ये जो आपके इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं ये ट्रूली इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, बिल्कुल एक जैसे। 100% एक जैसे तो नहीं होंगे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी, वेरिएशंस होंगी, कुछ इंटेंशनली होंगी और कुछ ना चाहते हुए भी आ जाएंगी, ह्यूमन एरर आ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हों। तो उसके लिए हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो सबसे पहले ये है कि नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी सेम। आपके एक टेस्ट में 100 आइटम्स हैं तो दूसरे में भी 100 आइटम्स ही होनी चाहिए दूसरे फॉर्म में। The kind of items in both forms should be uniform in respect to content. आपका जो content है, जो चीज़ एक में डिप्रेशन आप मेजर कर रहे हैं तो दूसरे में भी डिप्रेशन ही मेजर हो रहा होगा, ये इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी, सबको पता है। लेकिन आप डिप्रेशन के जो जो पार्ट्स, जो जो एलिमेंट्स आप उसमें मेजर कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में भी आप वही एलिमेंट्स मेजर हों जो आपकी बाउंड्री वहाँ पे आपने बनाई है। आपका जो बिहेवियर जो आप असेस कर रहे थे उसके लिए जो आपने बाउंड्री एक में इस्टेब्लिश की, दूसरे में भी वही बाउंड्री हो, उसके सब टाइप्स या उसके सब स्केल्स उसमें भी वही हों जो पहले फॉर्म में थे। थर्ड नंबर पे आइटम्स शुड बी सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू डिफिकल्टी। अगर आपका वो टेस्ट पावर टेस्ट है तो उसमें डिफिकल्टी लेवल आपको जो है वो उस अंदाज से इस्टेब्लिश करना है कि जिस डिफिकल्टी लेवल की आइटम्स एक टेस्ट में हैं दूसरे में भी वही लेवल हो, उसमें ज़्यादा या कम डिफिकल्टी का लेवल ना हो। स्पीड टेस्ट में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जाहिर है उसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं होता।
नंबर 4 आपको नजर आ रहा होगा, बोथ टेस्ट फॉर्म्स शुड हैव द सेम डिग्री ऑफ आइटम होमोजेनिटी इन द ऑपरेशंस और ट्रेड्स बीइंग मेजर्ड। जो जो आप ट्रेड्स उसमें मेजर कर रहे हैं वो होमोजेनियस एक जैसी दोनों में होनी चाहिए, उसमें वेरिएशन ना हो, एक में कुछ ट्रेड्स हैं दूसरे में उसी कंस्ट्रक्ट की कुछ और ट्रेड्स आप जो है वो ले रहे। The means and the standard deviations of both forms should correspond closely। जब आप ये टेस्ट कर लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तो जाहिर है उसके रिजल्ट आने के बाद आपके पास स्कोर आएंगे, तो फिर ही आप उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फॉर्म्स का देखेंगे। तो उसको पहले तो आप अंडर कंसिडरेशन नहीं रख सकते, लेकिन जब आप ये कर चुके हैं तो फिर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कोएफिशिएंट इस्टेब्लिश करने के बाद कि क्या उनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम थी। सेम का मतलब कि वो क्लोजली रिलेटेड हो, एक उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। The mechanics of administering and scoring should be uniform। आपने एडमिनिस्टर करते हुए जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जितना टाइम दिया है, जिस तरह से उन लोगों को बिठाया है, जिस तरह से आप लोगों ने उनको ट्रीट किया है, सेकंड फॉर्म करते हुए भी आपको वही कंडीशंस को सामने रखना है, और ये आपकी स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन और सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो दोनों फॉर्म्स के लिए सेम रहने चाहिए। तो कलेक्टिवली हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, टाइम लिमिट, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, फॉर्मेट एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द टेस्ट मस्ट लाइकवाइज बी चेक फॉर द इक्विवेलेंस, ताकि वो सारा कुछ एक जैसा रहे। इसमें आपको एक लिमिटेशन नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। It should be added that alternate forms are unavailable for many tests because of the practical difficulties of constructing truly equivalent forms। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप बिल्कुल एक जैसे फॉर्म जो है वो डेवलप कर सकें। आप एक टेस्ट पे बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट के 2 फॉर्म्स बनाने में आपको उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है। जो आप हमने ऊपर 7 कंडीशंस डिस्कस की हैं कि आपका फॉर्म एक दूसरे से कैसे कैसे ट्रूली इक्विवेलेंट होने चाहिए, उनको मीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत कम आपको इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो मिलेंगे। आपको रैड में अगर आप देखें तो उसमें 2 फॉर्म्स आपको मिलते हैं। कुछ और टेस्ट जिनमें आपको फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म 1, फॉर्म 2, वो असल में इसी तरह से डेवलप किए होते हैं और फिर उनकी अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश की हुई होती है। आप उन टेस्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्म को एक टाइम पे, दूसरे फॉर्म को दूसरे टाइम पे। हम जब ये टेस्ट बना लेते हैं तो नॉर्मली ये यूज़ भी फिर क्लिनिकल सेटिंग में इसी तरह से होते हैं अल्टरनेट फॉर्म्स, कि आपने प्री टेस्टिंग एक टेस्ट के साथ, एक फॉर्म के साथ कर ली, और फिर आपने इंटरवेंशन दी, या आपने जो काम करना था क्लाइंट के साथ वो किया, और सेकंड टाइम जब आपने पोस्ट असेसमेंट करनी है तो फिर आप फॉर्म बी के साथ या सेकंड फॉर्म के साथ कर लें। तो वो प्रैक्टिस इफेक्ट और वो इसी चीज़ में आपके क्लाइंट्स ना ढूंढते रहें कि पिछली दफ़ा हमने क्या रिस्पॉन्स दिया था। वो आइटम्स उनके लिए अपेरेंटली नहीं हों, लेकिन उनका कंटेंट असल में वही हो, पूछी असल में वही बात कही हो, तो फिर हम इन फॉर्म्स को इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। Advantages इसके very simply the alternate forms method is satisfactory when sufficient time has intervened between the administration of the 2 forms to weaken or eliminate memory or practice effect, जो भी हमने बात की है। ओके जी, हम आखिरी 10 मिनट हमारे पास रह गए, मैं इसको इस टाइप को जो है वो हरिडली कंप्लीट करता हूँ। So there are familiarity at limited points in both tests, the reliability coefficient of the test will not be affected. The paired A and B scores maintain the same relative position in the 2 distributions। आपकी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी दोनों फॉर्म्स की अगर वो ट्रूली इक्विवेलेंट हैं तो वो सेम आती है, और आप दोनों टेस्ट को जो है वो बाद में अलग अलग यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं। एक रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करते हुए आपके पास एक की बजाय 2 टेस्ट डेवलप हो गए होते हैं। To use the several alternate forms also provide means of reducing the possibility of coaching or cheating। ये आपके जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं सिलेक्शन के लिए खास तौर पे, तो वहाँ पे आपको ये अगर बहुत सारे फॉर्म्स आप एक टेस्ट पे बना देते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी भी इस्टेब्लिश कर देते हैं, और कोचिंग चीटिंग के इफेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हर दफ़ा लोगों को नया टेस्ट मिलता है। Possible effects of specific practice and recall are lessened। अगेन वो बात
जो है वो बताई जा रही है कि प्रैक्टिस इफेक्ट जो है वो रिकॉल करने के चांसेस हैं वो फिर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आइटम्स एक जैसी नज़र नहीं आएंगी उनको। It is difficult to exercise to match test material in both the forms regarding content difficulty and form। ये एक disadvantage इसका कि ये सारा कुछ हम कर तो लेते हैं, हम कह देते हैं, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। तो ये एक disadvantage इसका है कि sometimes हम ये सारा कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाते और हमारा टेस्ट तो फॉर्म्स जो हैं उसके बहुत अच्छे नहीं बन पाते। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। अगर ऊपर बताई गई सारी कंडीशंस को हम मीट कर लें तो फिर ये डिसएडवांटेज लाजमी तौर पे साथ नहीं रहेगा। ये उस वक्त है जब हम उन कंडीशंस को मीट नहीं कर पाते। When alternate forms are virtually identical, reliability is too high, whereas when parallel forms are not sufficiently alike, reliability will be too low। अगर आपने वो सारी कंडीशंस मीट कर ली तो रिलायबिलिटी हाई आएगी, और अगर नहीं कर पाते तो वो लो आएगी। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना अच्छा उस टेस्ट को जो है वो डेवलप करते हुए उन सारी कंडीशंस को मीट करते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। अदरवाइज ये इसका फिर डिसएडवांटेज बन जाएगा। अगर आप उन कंडीशंस को मीट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो टेस्ट एक जैसे रिजल्ट्स आपको नहीं दे सकता। अगली क्लास में हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। अभी तक इन दो टाइप्स में आप लोगों के क्वेश्चंस हों तो वो आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय वन। जी सतफ रसूल ही पूछ ले कोई सवाल। वसाम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा? जाग रहे हैं सब लोग? जी सर। जी सर। ये मैं जी सर। नेक्स्ट वीक से ये मैंने मस्ट कर देना है कि आप लोग जी सर जाग रहे हैं। नहीं सर जाग रहे हैं। मैं ये आपको मस्ट कर दूंगा कि आप लोग वीडियो के साथ इस ऑनलाइन क्लास में आए। मुझे पता चले कि आप लोग क्लास के दौरान बैठे भी होते हैं। ये तो नहीं कि आप कनेक्ट करके मोबाइल टेबल पे रख के तो खुद किचन में चले जाते हैं। नहीं सर हम जाग रहे हैं सर, हम देख रहे हैं, वीडियो वाला काम नहीं कीजिएगा। चलें फिर क्वेश्चन सर हम क्लास नहीं है। जी सर। सर हमने तो इसलिए ऑडियो ऑफ किया होता है कि पीछे से आवाजें आएंगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में तो ऑडियो ऑन कर लें, तो आप अनम्यूट कर लें। बारी बारी जो क्वेश्चन आपने पूछने हैं वो पूछ लें, कोई डिस्कशन करनी है, कोई इशू है। आई एम अगेन सॉरी, सुबह आप लोगों को वेट भी करना पड़ा। मैं लैपटॉप का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था। फिर अवैस ने भी मेरी कुछ हेल्प की, कुछ आप सीआर ने भी हेल्प की, तो मेरा हल हो गया। मोबाइल पे कनेक्ट करके कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्लास ख़त्म कर दी थी। अभी आप लोगों को 1 घंटा मज़ीद वेट करना पड़ा। जी कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहे? जी कायनात फातिमा। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। अलीना? अलीना सो गई है। ऐना खान? सर नहीं सो रही, मैं जाग रही हूँ। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? कोई क्वेश्चन? सर मैं नहीं सर कोई क्वेश्चन। ओके, सरजी किधर है? सरजी महरोज जाहिद किधर है? ऐना खान आ रही है, आप पूछ रहे हैं जी कुछ? जी सर जी महरोज जाहिद। जी आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा?
सर जी मैं सुबह पूछूं? सुबह तो मेरी क्लास नहीं है शायद। सर जी जिस दिन होगी मैं पढ़ के उस दिन पूछ लूंगी सारे। अभी जो मैं बता रहा था, जो बोल रहा था, वो क्या कोई तमाशा कर रहा था? आपने पढ़ के पूछना है। जी सर जी। यानी इसने जी सर जी कह दिया, इसका मतलब जो बात मैंने कही थी उसको इसने स्टैम्प कर दिया कि सर आप सही कह रहे हैं। सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। जी सर। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं एक स्क्रीनशॉट एंड पे ले लूँ तो फिर हम क्लास करते हैं। फजल लाइट ऑफ करके जाना और दरवाजा भी बंद कर देना। ये लाइट भी ऑफ कर जाना चाहिए और दरवाजा भी बंद कर। सर ये मैंने सर फजल आखिरी को कहा है कि पैगाम है। क्लास का क्लास का। ठीक है, चलें। थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह जी हाफिज़। सर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर जी। कितना सैंपल। अल्लाह हाफिज़ सर जी। अल्लाह